हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। आज अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका डायमेंशनल एनालिसिस आज हम शुरू कर चुके होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट ये दो तरीके से है। पहला है आपका एग्जाम के हिसाब से, आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेई नीट या आपकी स्कूल एग्जाम, या इसके अलावा भी अगर आप छोटी जो कंपटीशन एग्जाम होगी वहां पर भी आप अपियर होगे, वहां पर भी आप बैठोगे, तो वहां पर भी आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि जैसे जैसे आपके आगे चैप्टर्स चलेंगे, आपका सिलेबस चलेगा, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक समझने के लिए, इनको बताने के लिए आपकी इसकी यूनिट्स, इसकी डायमेंशंस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि डायमेंशंस को देखकर आपको पता चलेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए डायमेंशन एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं आज के टॉपिक कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा अपने पास डायमेंशनल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनकी डायमेंशन देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। मैं जो हमारा काम है ना, वो इन डेराइव्ड क्वांटिटीज से रिलेटेड ही होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है यहां पर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इस टॉपिक का, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो हम सबसे पहले आगे बात करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है या डायमेंशंस होती क्या है। देखो, आपने यहां पर देखा, इसमें हमारे सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस, या इसकी सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या है, ये है। देखो, यहां पर हमारे पास दो तीन अलग अलग टर्म्स होंगी, जिसमें से एक होगा डायमेंशंस, एक होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और एक होगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। देखो, यहां पर आपने पहले लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात किया था, जिसमें से एक टाइप था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके बारे में बात की थी हमने। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ये जो 7 क्वांटिटीज है, ये कौन सी होती है? ये होती है आपके पास सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके पास 7 क्वांटिटीज है। इनकी अलग अलग यूनिट्स है, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। और ये जो 7 क्वांटिटी है, इनके अलावा अब जितनी भी क्वांटिटी आपकी बच गई, जितनी भी रिमेनिंग क्वांटिटीज है, वो सारी क्वांटिटी इन 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। उन रिमेनिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन 7 क्वांटिटीज को यूज करना पड़ता है। उनको हम इन 7 क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज को हमने क्या बोल दिया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। कैसे रिप्रेजेंट कर दिया आपको पता है ऑलरेडी। जैसे हमें पता है कि हमारे पास स्पीड है, स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको अब यहां पे, ये तो बहुत इजी है, ये बहुत छोटा सा इसका फॉर्मूला है, बहुत सामान्य सा फॉर्मूला है, और केवल अभी आपके सामने सिर्फ ये अकेला है। तो आप सीधा सा बता सकते हो देखकर कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्पीड कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो आप यहां पर फॉर्मूला देख के डायरेक्ट बता सकते हो। कोई भी बता सकता है कि स्पीड एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और एक
टाइम पे डिपेंड करती है। सीधे से बता सकते हो? तो ठीक है, बता दिया आपने। अगर इसको मैं एक साथ अगर लिखता हूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस की पावर कितनी, डिस्टेंस की पावर 1, और टाइम की अगर मैं पावर बताऊं तो आप लिख दोगे -1, -1 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको रिप्रेजेंटेशन का हमें चाहिए क्यों रिप्रेजेंटेशन, वो भी साथ ही बता रहा हूं। हमें चाहिए इसलिए कि इसको देखकर आप बता सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो उसके रिजल्ट से स्पीड क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, अगर मैं दूसरी बात करूं कि भाई टाइम अगर इंक्रीज होगा, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम अगर इंक्रीज कर दिया मैंने, ज्यादा देर लगाई उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई साहब यहां पर क्या हुआ है, स्पीड कम है आपकी, हमारी स्पीड कम है। तो ये हमने बात बताई, तो इसके कारण क्या हुआ, इस फॉर्मूला को देखकर आपको अब पता चला है कि हाउ दिस स्पीड इज डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, और टाइम के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंसी पता चल गई इसकी। ओके, अब मैं आपके पास एक और क्वांटिटी लेता हूं, यहां पे मैं आपके पास यहां पर क्वांटिटी लेता हूं, एरिया इक्वल्स टू एल स्क्वायर। स्क्वायर का अगर हम एरिया बात करें, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं सर्कल का एरिया देखूंगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं स्फेयर का एरिया देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा या विड्थ हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ, ये दोनों, लेंथ भी लेंथ होती है, जो आपकी ब्रेड्थ होती है, जो विड्थ भी आप जिसको बोलते हो, तो वो क्या, वो भी तो एक टाइप की लेंथ ही है। अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है तो इस साइड की लेंथ को क्या बोलोगे, आप लेंथ बोल दोगे। ये वाली लेंथ को क्या बोल दोगे, आप ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, आप विड्थ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहां पर ये भी लेंथ है, ये भी एक टाइप की लेंथ ही है, ठीक है। तो अब एक बात आप ये बताओ, यहां पर आपने इस एरिया को फॉर्मूला लिखा तो लेंथ के स्क्वायर भी डिपेंडेंट है। जब मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है और मैं इसको लेंथ को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर तो आपको एल लिखते ही सबको पता चल जाता है, आर लिखते ही सबको पता चल जाता है ना। तो यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स, जो बड़ी जो क्वांटिटीज होती है, जिनके फॉर्मूले थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वहां पर हमें कैसे पता चले कि ये जो फिजिकल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये इन पर कैसे कैसे, ये किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। क्या वॉल्यूम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, मास अपॉन लेंथ का क्यूब, यही तो होता है क्यूबोइड। अगर हम क्यूब अगर मान ले तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया क्या, कि जो डेंसिटी है वो एक तो मास पर डिपेंड कर रही है, एक उसकी लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है। उसकी लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमने डिपेंडेंसी के बारे में बात कर लिया कि कैसे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमारे पास तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट नाम लिख के ले लिया। लेकिन हमें यही काम अगर बार बार करना पड़े, और यही काम अगर बड़े स्केल पर करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इनको पूरा मास को मास नहीं लिखेंगे, लेंथ को लेंथ नहीं लिखेंगे, टाइम को टाइम नहीं लिखेंगे। हम इनको एक अलग अलग सिंबल दे देंगे, और वो जो सिंबल होंगे वो इनकी डायमेंशनल, इसका डायमेंशंस हो जाएगी। उनको सिंबल्स को क्या बोलेंगे, सिंबल्स को बोलेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला। इनको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां पर देखो, इसको हम बात कर रहे हैं आगे कि इसका सिंबल क्या होगा, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल
रिप्रेजेंट करेंगे, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको T से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे हम K से, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यादातर बुक्स में K से मिलेगा आपको, लेकिन एक बुक है जो आपकी HC वर्मा है ना, वहां पर थीटा से आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे सकता है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और HC वर्मा में कई जगह इसको I से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट होती है ना मोल, इसको सिर्फ इससे MOL इससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ये स्मॉल में है, ध्यान रखना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे CD से। ये इनके रिप्रेजेंटेशन है, ये इसके रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हैं। इनकी हेल्प से हम बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायमेंशन होती क्या है। अभी तक मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं देखा। डेफिनेशन देखने के लिए आप यहां पर इस स्पीड को ध्यान से देखो। स्पीड इक्वल्स टू क्या हुआ, ये हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, तो डिस्टेंस को क्या लिख रहे हो आप, डिस्टेंस को क्या लिख रहे हो, डिस्टेंस तो एक तरह की लेंथ है, इसको L रिप्रेजेंट कर रहे हो। और टाइम को टाइम से आप T से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपने लिख दिया फिर से। तो ये हो गया आपके सामने L, और इसके लिए आपने क्या लिख दिया, T। L और T पे डिपेंड कर रहा है भाई, आपके सामने है। फिर इसको आप जब और सोल्व करते हो, तो ये क्या ऐसे लिख सकते हो, L T की पावर -1, ऐसे लिख सकते हो ना। L की कितनी पावर है, यहां पे L की पावर है, अगर यहां देखोगे 1। T की पावर कितनी है, ये भी 1। जब इसको सोल्व करोगे तो L की पावर 1 लिख सकते हो, क्योंकि जिसकी पावर दिखाई नहीं देती, लिखी नहीं होती, वो 1 पावर होती है, ठीक है। तो T की पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। ये जो है ना, यही है हमारे पास क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। यही हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड है। और इस डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको ब्रैकेट में बना देना होता है कि भाई ये बंधा हुआ है ना, तब हर कोई जानता है, हर कोई पहचान जाएगा कि दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ये आपके सामने है। अब अगर मैं आपके सामने एक चीज और बताता हूं, अगर हम बात कर रहे थे अभी किसकी, एरिया की बात कर रहे थे। तो एरिया क्या होता है, लेंथ होती है इनटू विड्थ होती है, यही तो होता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ भी एक टाइप की लेंथ है, और जो विड्थ है ये भी तो लेंथ ही होती है, L। इसकी भी L की पावर, भाई देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, L से। फिर B को किससे रिप्रेजेंट किया, ये भी लेंथ ही है। ये वाला L है ना, ये नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला L कौन सा है, ये वाला L है, ये वाला उठाया हमने। ये क्या सिंबल है, ये है ना, ये लेंथ नहीं, ये लेंथ का सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इनटू लेंथ का मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो ये आपके सामने क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, ऐसे है। अब अगर मैं इसकी और अगर बताऊं तो बता सकता हूं, लेकिन अब यहां पर आप देखो, इनमें ये पावर्स आ रही है। अगर हम इसकी एक बार फिर से बात कर लेते हैं, किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम का कुछ पता है आपको, नहीं पता, चलो ठीक है।
मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, इस लेंथ का स्क्वायर होता है, सॉरी इस लेंथ का क्यूब होता है। अगर क्यूब का है तो क्यूब मान लो, अगर क्यूबॉइड है तो क्या मान लो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, LBH, यही तो होता है ना। तो आप अगर यहां पर देखोगे मास को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, किससे, एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा हुआ है। और इस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये एल से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो इसका भी लेंथ होगा, इस बी का भी लेंथ एल ही होगा, और एच का भी क्या होगा, एल ही होगा। अगर आप हाइट में मेजर कर रहे हो तो हाइट भी तो एक तरीके की, यहां पर दोनों के बीच की लेंथ ही है ना। विड्थ मेजर करो, ये भी इसके बीच की डिस्टेंस या लेंथ ही है। आप अगर लेंथ मेजर कर रहे हो तो लेंथ भी सेम ही है। तो ये क्या हो गया, यहां पर आपके सामने की पावर 1 और L की पावर 3, या आप लिख सकते हो M1 और M की पावर 1 L की पावर -3। तो इसके लिए मैं लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो ये सारे क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यहां पर हमने सबसे पहला जो टॉपिक डाला था, क्या डाला था, वो डाला था डायमेंशंस। ये डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बीच में। ये डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस आर द पावर्स। ये जितनी भी पावर्स है ना, ये क्या है, ये पावर्स, ये डायमेंशनल डायमेंशंस है। इसकी अगर डायमेंशंस लिखूं ना मैं, इसकी अगर मैं डायमेंशंस लिखूं तो क्या होगा, डायमेंशंस होगी 1 एंड -1। ओके, इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन केवल 2 होगी। इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो ये होगी 1 एंड -3। अब हमारे पास ज्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटीज आती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास या तो लेंथ होती है, या मास होता है, या टाइम होता है। ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज में, जैसे स्पीड, स्पीड में क्या है, लेंथ एंड टाइम। डेंसिटी में क्या है, मास एंड लेंथ, है ना। एक्सेलरेशन में क्या है, लेंथ एंड टाइम। फिर से फोर्स अगर हम बात करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास आ गया, लेंथ आ गई और टाइम आ गया, आएगी नहीं आया, तो वहां पर फिर से मास। तो हम क्या करते हैं, इनको सभी फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस लिखते हैं ना, वो इसकी फॉर्म में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये तीनों क्वांटिटी तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। इसके अलावा जो जो क्वांटिटी आ रही है वो सारी हम यहां पर लिखते हैं। तो क्या हुआ, इसको अगर हम एमएलटी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एक और तरीका हो जाएगा लिखने का। एमएलटी की फॉर्म में लिखने पर देखो, एमएलटी की फॉर्म में लिख रहे, देखो आप सबसे पहले लिखो एम, फिर एल, फिर लिखो अब टी। देखो एम की पावर कितनी है, यहां पे एम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। एल कितनी बार है, एक बार, 1। टी कितनी बार है, -1, तो ये -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फाइनल ये आता है एल स्क्वायर, ये है ना। तो इसमें आपको लिखना वही है, एम एल टी, तीनों लिखने हैं आपको। लेकिन यहां पर एल की पावर कितनी है, 2 है, बचा कौन, एम एन टी। इन दोनों की पावर कितनी, जो यहां पर एक्सप्रेशन में नहीं है ना, उसकी पावर 0 हो जाती है। क्योंकि अगर पावर 0 को आप सॉल्व करते हो तो ये 1 हो जाता है, ये एल स्क्वायर हो जाता है, ये 1 हो जाता है। मतलब किन किन चीजों पे डिपेंड करे, 1 पे डिपेंड। 1 तो क्या कांस्टेंट अपने आप में, इस पे तो डिपेंडेंसी का सवाल ही नहीं है। डिपेंड किस पे कर रही है, इस लेंथ पे, एल पे कर रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहां पर अगर हम बात करें इस पे डेंसिटी पर, तो डेंसिटी में क्या है, एम एल टी। एम की पावर कितनी है, 1। एल की पावर है -3,
टी की पावर कितनी है, टी दिखाई दे रहा है यहां पे, नहीं दे रहा, तो टी की पावर जाएगी 0। तो ये आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये किसका, ये है डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, यहां से देखोगे तो भी ये मास लेंथ, लेंथ है और फिर इस लेंथ का क्यूब है, फिर इसके बाद m l की पावर -3, और फिर आप अगर फिर से भी लिखोगे तो m1 l -3t0। ये इसका डायमेंशन, क्या दोनों सेम है, क्या बिल्कुल सेम है, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट किया आपने, फिर से आएगा हमारे पास ये, लेकिन अभी मैंने एक बार आपको फिर से बता दिया है। और अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सिंबल नहीं है, ये तो मैं बता रहा था आपको, ये क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस है, जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, यही इनकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ध्यान रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर से करेक्ट कर रहा हूं। तो फिर डायमेंशंस क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। डायमेंशंस है कि आप यहां पे समझो कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी काम में लेनी पड़ रही है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कितनी हम पावर्स लगाएं कि हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। समझ आया कि किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स को कितना हम लगाएं कि हमें वो क्वांटिटी मिल जाए, कौन सी वाली, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। तो उन पावर्स को क्या बोला जाता है, डायमेंशंस बोला जाता है। कैसे, तो आप इसके लिए लिखोगे डायमेंशंस आर पावर्स to which a fundamental physical quantity must be raised to represent derived physical quantity। इसका मतलब यह है कि डायमेंशंस आर पावर्स टू विच a fundamental physical quantity must be raised to represent derived physical quantity। कि यहां पर जो डायमेंशंस है वो पावर्स है, वो पावर्स है जिससे कि आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रेज करते हो ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन पावर्स को आप क्या बोलोगे, डायमेंशंस बोलोगे। तो यहां पर ये पूरी, अगर इस पूरी एंटिटी को बोलूंगा तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं सिर्फ इस पावर्स को अगर लिखता हूं, अगर इसके मुझे डायमेंशंस लिखनी हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 0 1 -1। अब ये इसकी डायमेंशंस है, इसकी डायमेंशंस क्या है, 0 2 0। वैसे इनके कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में, कि क्या डायमेंशंस है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर भी टेक्निकली ये जो डिक्शनरी है आपको पता होनी चाहिए। यहां पर 1 -3 0, दीज आर डायमेंशंस। ओके, तो ध्यान रखना। अब यहां पर हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमने काफी कुछ देखा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास सबसे पहले आ गई डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कि हमारे पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें
उनकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी पावर लगाएं कि वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को बताए या रिप्रेजेंट करे, तो उन पावर्स को आप क्या बोल रहे हो, डायमेंशंस कह रहे हो। और फिर इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of the fundamental physical quantities is called dimensional formula। ओके, फिर है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन दैट इक्वेट्स फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। एक तरफ आपने क्या कर दिया, एक तरफ आपने फिजिकल क्वांटिटी को लिख दिया, दूसरी तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया और बीच में इक्वल लगा दिया, वो इक्वल इक्वेशन हो जाएगी। मैं आपको तीनों को एग्जांपल के साथ बता देता हूं, है ना। अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे स्पीड इज इक्वल्स टू m0 L1 t-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हमने यहां पर देख रखा है, यही आया था ना इसका। ओके, तो अब ये जो पूरी चीज है ना, यहां पर ये लिखा हुआ जितना भी है, ये यहां पे क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन, ये है डायमेंशनल इक्वेशन, पहली बात। दूसरी बात, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो m0 L1 t1 -1, ये है आपके पास क्या, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ये आपके पास है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ये आपको ध्यान देना है। और इनकी जो पावर्स है 0, 1, -1, ये क्या है, ये है डायमेंशंस। डायमेंशंस किसकी है, ये स्पीड की डायमेंशंस है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल इक्वेशन है, खत्म बात। अब अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं फोर्स, क्या कैलकुलेट करी हुई है आपकी, नहीं करी हुई, इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ओके, जो हमने काम नहीं किया उसकी बात नहीं करेंगे, जो करा हुआ काम है वही हम देखेंगे यहां पे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ के चलोगे। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद, देखो हमारे पास ये आ चुका है डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो उनकी डायमेंशंस क्या क्या है वो देख लो। यहां पर हमने पहले ऑलरेडी देख लिया है, फिर से देख लेते हैं कि आपने देखा था कि लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ऐसा यूनिट है सिंबल, और इधर डायमेंशंस है। लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये लेंथ है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल है इसका स्मॉल m, किसका सिंबल है, यूनिट का शॉर्ट में, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना L की पावर 1, ये इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि मैं बोल रहा था आपको हम लेंथ मास टाइम तीनों को कवर करेंगे, तो m0 L1 t0, ये भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, समझ में आया। फिर हम बात करते हैं मास। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, शॉर्ट में केजी लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल M। फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ये चाहिए M, ये लिखेंगे तभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, अदरवाइज इस फॉर्म में नहीं बनेगा। ध्यान रखना, हमें इस फॉर्म में नहीं बनेगा, इसको हमें ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। ओके, फिर हमारे पास है, इसको फिर से अगर मुझे लिखना हो तो m1 L0 t0, ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर लगा के, तीनों सेम चीज है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर हमारे पास है टाइम। टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टाइम है, इसकी यूनिट है सेकंड, स्मॉल एस से इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, कैपिटल टी से
इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो इससे, या फिर आप इसको t⁻1 या फिर m0 L0 T1 रुतबा है ये इसका। इस तरह से ये भोकाल है। भोकाल लगाना हो तो ये वाला लिखना है, आराम से लिखना है तो ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के भी होता है और थीटा भी होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो k⁻1, आप इसको θ⁻1 है ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखेंगे? m0 L0 T0 केल्विन की पावर 1, क्योंकि MLT में तो लिखते ही है ना, तो MLT तो आएगी ही आएगी। ये लिखना कंपलसरी नहीं है हर बार, ध्यान रखना, लेकिन लिखते हैं एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, भोकाल के लिए। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर होता है। देखो यहां पे करेक्ट कर दिया अभी, इसको स्मॉल कैपिटल ए से इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है और आई से भी लिखा जा सकता है। आई से भी लिख सकते हैं और ए से भी लिख सकते हैं। तो इसको आगे कैसे लिखोगे? इसको m0 L0 T0 e⁻1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इस तरीके से। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये रहा, मोल इसकी यूनिट है, MOL इसका यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। और यहां पर देखो ये थोड़ी गलती हो गई है ना, ये थोड़ी यहां पर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गया। यहां पे क्या करना है? मोल MOL ऐसे। और इसको अगर आप पावर्स के साथ भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, मोल की पावर 1, और इसकी टर्म्स में लिखना है m0 L0 T0 मोल की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD इसकी SI यूनिट है और CD ही इसका रिप्रेजेंटेशन है, CD इसकी शॉर्ट फॉर्म है SI यूनिट की, और इसको CD की पावर 1, और ये आपके सामने आ जाएगा m0 L0 T0 CD की पावर 1। आप कहोगे सर आपने ये तीन तो ले लिए MLT तो, लेकिन ये बाकी सब नहीं लिए हर में, क्योंकि ये बाकी सब हर एक में एक साथ आते भी नहीं हैं। ये ज्यादातर ऐसी कॉम्बिनेशन में मिलेंगे आपको, जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तब भी आप देख पाओगे। और जब हमारा सिलेबस आगे चलेगा ना, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और पूरी 12th क्लास, वहां तक आप अगर देखोगे तो आपको यही ऐसे ही मिलेगा। या तो ये तीन मिलेंगे ज्यादातर में, फिर कुछ एक में ये चार मिलेंगे, कुछ में ये चार मिलेंगे, कुछ में ये चार मिलेंगे, कुछ में ये चार, या फिर किसी किसी में कोई सा गायब हो जाएगा, है ना। किसी मान लो एक में ए घुस गया तो वहां पर ए आपको मिल जाएगा। सारे एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसको MLT की फॉर्म में ही लिखते हैं। समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं इसके कि अब ये आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, उनकी यूनिट्स हो गई, उनकी यूनिट्स हो गई, उन यूनिट के सिंबल हो गए और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, सब कुछ इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास। इन्हीं इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब हम बात करेंगे कि हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है ना, इसका तो सिंपल सा मैं आपको बात बता देता हूं। कैसे? आपको किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के को आप उसकी इजीएस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। कन्वर्ट करते जाना है किसकी तरफ? उसके इजी फॉर्मूले की तरफ। अपने आप आपकी डायमेंशंस निकलती जाएगी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपने लिख दिया, फिर भी आप फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, आप फिर से जो उसके अंदर क्वांटिटीज आई है ना, उनका फिर से आप फॉर्मूला लिख दो। क्योंकि जब तक आपको लिखना है, जब तक कि वहां पे जितनी भी अवेलेबल क्वांटिटीज है उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली लिख सकते हो। फिर उसको आपको सॉल्व कर देना है, ऐसी बात है।
और ये पता कैसे चलेगा? सिर्फ बातों में पता नहीं चलेगा, अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपका अभी ये लगभग 20 मिनट्स का और लेक्चर है। इस लेक्चर में आप अगर पूरा कंप्लीट फाइनल तक देखोगे, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने आप में एकदम बिल्कुल आसानी से सारे फॉर्मूले डेराइव कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको जितनी आपकी बुक में लगभग 80 टू 85 या 90 के आसपास क्वांटिटी दे रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन 5 क्वांटिटी के फॉर्मूले लर्न करने हैं। इनकी हेल्प से बाकी सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जितनी है 7 उनके, और साथ ही साथ ये 5 और, इन 5 के आप लर्न कर लोगे, अपने आप काम हो जाएगा आपका। तो देखो यहां पे सबसे पहला है उनमें स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या आपको? ये सबको पता है। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होगी तो भी यही बात है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम का डिस्टेंस क्या होती है? एल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल और टी। ऐसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहां पर अगर आप पावर भी लगा देते हो ना, तो भी कोई गलत बात नहीं है, तो भी चल जाएगा। फिर इसको आपने सोल्व किया, एल की पावर 1 टी की पावर -1, सोल्व करने पर यह आ गया। पूरा एमएलटी में लिखना चाहते हो तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्पीड के लिए। फिर अगर हम बात करें सेकेंड, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या कहता है? एक्सीलरेशन चाहिए इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जितना उसको टाइम लगा है, वो आ जाएगा। तो वेलोसिटी में आपका जो चेंज है, तो वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1 T -1। टाइम का फॉर्मूला T1। ये आ गया, इसको सोल्व करोगे L1 T, एक तो -1 है, एक ये भी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सिंपल। M लिखना है तो आपने लिख दिया M0 L1 T -1, ये आपके सामने आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद हम देख लेते हैं फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है? आप जानते हो इसका, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन जो आपने लिखा है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है क्या आपको? यहां पे बिल्कुल m इंटू एक्सेलरेशन का L1 T -2। सोल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा M1 L1 T -2। ये देखो, अब आप ज्यादातर जो फॉर्मूले देखोगे ना, वो इन्हीं से ये 7 बनेंगे। अभी शुरुआत के नहीं, लेकिन बाद में आपको ये तीनों आपको दिखाई देंगे। एक तो ये 3 हो गए आपके मोशन से रिलेटेड। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो फॉर्मूला ना, ये आगे दूसरे वाले फॉर्मूलोज को बनाने के लिए काम आएंगे। दूसरे वाले फॉर्मूलाइज को हम अगर बनाएंगे, वहां पे इनके ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। फिर हमारे पास है फोर्थ एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। विड्थ, ये भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। लिखने के लिए M0 L0 क्या? नहीं, L की पावर 2 T0। ये आपके लिए एरिया हो गया। फिर हम बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों ही लेंथ के ही पार्ट होते हैं, तो ये क्या हो गई? लेंथ L इंटू
एल इंटू एल। लेंथ, इनका सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है, तो आपके सामने आ जाएगा एल क्यूब एम 0 एल की पावर 3 टी की पावर 0। ये इस तरीके का हो गया। ओके, तो अब ये जो 5 फॉर्मूला है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये लर्न कर लिए, बाकी सारे दुनिया के आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, अभी कैसे चलते जाओ। तो ये सारा होगा। अब आपको चाहिए, मान लो प्रेशर। प्रेशर छोड़ो, सबसे पहले इजीएस्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है? डेंसिटी का सिंपल सा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, मास अपॉन वेलो वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए m1, वॉल्यूम के लिए L3। सोल्व कर दो। अब मैं यहां पे ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना, हम लास्ट में सोल्व करके लगा देंगे, बहुत लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा m1 L3, पूरे लिखोगे m1 L3। t की यहां पे टर्म नहीं है ना, तो जिसकी टर्म नहीं होती उसकी पावर कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और ये 0 पावर क्यों होती है? क्योंकि अगर पावर 0 को सोल्व करोगे तो क्या 1 बनेगा, तो m1 L1 इंटू 1, तो ये फिर t हट ही जाएगा, है ना। हम जो हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास डेंसिटी के बाद में आ गया प्रेशर। क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है क्या? पता है, याद करना बताया था मैंने, आप देख लो चाहे वहां पे पलट के। m1 L1 T-2 अपॉन एरिया L2। ये मैंने लगा दिया गलती से, कोई बात नहीं, लगा दिया, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होता। इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा m1, ये L1 है, ये -2 हो जाएगा ऊपर जाने पर, तो ये -1 हो जाएगा, T-2। ये आपके पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर अगर हम बात करें प्रेशर के बाद में मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। पक्का? यस। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का क्या हो गया m1, वेलोसिटी का क्या हो गया L1 T-1। ये हो गया ना, सोल्व करके लिख दो। सोल्व करके लिखने पर m1 L1 T-1। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1, और उसके बाद फोर्स का L1 नहीं, m1 L1 T-2। जब ये सोल्व करोगे आप, तो आपको पता चलेगा m1 L2 T-2। अब ये जब आप लिख देते हो, उसके बाद तो केवल मैथ सोल्व करनी है आपको, और मैथ सोल्व करनी वैसे भी आपको आनी चाहिए, तो इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर ये ब्रैकेट लगाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, आपको सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कौन सा वहां पे कोई ड्राइंग तो बनानी नहीं है, ड्राइंग के नंबर नहीं मिलते, सॉल्यूशन के नंबर मिलते हैं, सॉल्यूशन के मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, फिर हमारे पास क्या है 10। वर्क के साथ अगर हम लिखें एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी भी जस्ट लाइक वर्क ही होता है। जो वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो जो वर्क है वही यूनिट्स क्या होती है? एनर्जी की होती है।
तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, ये भी m1 L2 T-2। अब आपको अगर मैं बात बताऊं यहां पर एनर्जी की, अगर मैं जगह लिख दूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m², यही तो होता है ना। चलो लिखते हैं, 1/2 क्या है, नंबर है, हमेशा याद रखना ये क्या है, एक नंबर है। तो नंबर की कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। तो ये इस छोड़ दिया। मास का m1, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 T-1, स्क्वायर आपके सामने है, ये आपके सामने हो गया। तो m1 L1 और T-1 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो m1 L2 T-2, ये आपके सामने आ गया। अब अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का लिखूं तो अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, यहां पर हम सिर्फ ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं एक बार, क्योंकि आपको इसी का फॉर्मूला पता होता है, क्या, mgh, m क्या है, मास, तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला m, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब चाहे एक्सेलरेशन, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, चाहे एक्सेलरेशन कोई और हो, चाहे किसी भी कारण एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन रहता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमेशा सेम रहेगा, L1 T-2, ये रहेगा। और ये h हाइट होती है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, L1। पूरे को सोल्व करोगे, m1 L1 and 1 2 T-2, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। तो एक बात आपको समझ में आई, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हर जगह पे क्या है, हर एक जगह पे क्या है, सेम है। और वर्क का फॉर्मूला भी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। तो यहां पे ये हुआ, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही बात है। और दूसरी बात, कोई डायमेंशन फॉर्मूला, अगर कोई एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को डेराइव हमने किसी भी तरीके से किया हुआ हो, या उस क्वांटिटी को कोई भी टाइप हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी, चाहे कोई भी एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, चाहे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंज रस्सी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो, आपकी मस्कुलर एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, सभी टाइप की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ना, ये मैकेनिकल टाइप नहीं है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन में डायरेक्ट नहीं आएगी, लेकिन जब भी आएगी हम बात करेंगे इसके बारे में। समझ में आया, एनर्जी किसी भी टाइप की हो, हीट हो, लाइट हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहने वाला है, चाहे फॉर्मूला कुछ भी हो जाए। समझ में आया, ठीक है। एक्सेलरेशन, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, चाहे आपने एक्सेलरेशन काम में लेते हो वो वाला हो, कार का एक्सेलरेशन हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन हो, चाहे धरती पर हो, चाहे मून पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हो, है ना, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, या अदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का।
तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, कितना 12 हो गए क्या? यस। अब हमारे पास है पावर। पावर क्या होता है? पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, कि जितने टाइम तक वर्क किया आपने, वर्क अपॉन टाइम पावर हो गया। वर्क का फॉर्मूला या वर्क को आपको अगर देखो यहां पे दो बात है, अगर आपको वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आता है, आप डायरेक्ट वो लिखो यहां पे, फिर टाइम का लिखो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं m1 L2 T-2 अपॉन T। तो क्या हो जाएगा? m1 L2 T-3 हो जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क का फॉर्मूला लिख दो, क्या? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अपॉन टाइम है ऑलरेडी। डिस्प्लेसमेंट का m1, फोर्स का m1 L1 T-2 अपॉन T का पावर 1। सोल्व करोगे m की पावर 1, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना, ये m थोड़ी आएगा, इस डिस्प्लेसमेंट का L1 रहेगा, है ना? तो ये ध्यान रखना। अब सोल्व करने पर m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, तो ये और एक ये 3, तो -3 के ऊपर और नीचे वाला सेम है, बिल्कुल सेम है। आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है ऐसे कर लो, नहीं याद है वर्क का फॉर्मूला लिख दो, खत्म बात। फिर हम बात करते हैं पावर के बाद। अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएगी जिनका फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता तो उनको हम छोड़ सकते हैं। और दूसरा एक तरीका, उनका फॉर्मूला आप जैसे जैसे आपका सिलेबस चलेगा ना, आपको पता चलता जाएगा, उनको लर्न करते जाओगे। अभी मेरे को पता है तो मैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे लिखता जाऊंगा, और साथ ही साथ उनकी जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो भी मैं करते जाऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाते जाऊंगा। आपको फिर वो फॉर्मूला है ना, वो देखना है कि भी फॉर्मूला में डायमेंशन प्रॉपर रख रहा हूं कि नहीं रख रहा हूं, बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिख रहा हूं अपने से, आप डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एक क्वांटिटी आती है, क्या? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपका बोतल का ढक्कन होता है ना, उसको खोलने के लिए क्या लगाना पड़ता है आपको? कि सर फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं, दोनों तरफ से बराबर दबा के फोर्स लगा तो खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसको घुमाना पड़ेगा। तो वहां पे फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करना पड़ता है। तो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये है, इस मोबाइल को मुझे घुमाना, ये ऐसे है, इसको घुमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दबा, बोलो फोर्स लगाना, ये लो फोर्स लगा दिया, क्या घूम रहा है? नहीं घूम रहा। इधर फोर्स लगा दिया, क्या घूम रहा है? नहीं घूम रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं इधर से ऐसे फोर्स लगा, अब घूम रहा है, यस, तो इसको बोलते हैं टॉर्क। सिंपल सा बताया मैंने। अब इसका फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला होता है टॉर्क का, डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो डिस्टेंस का क्या होता है? L1, फोर्स का L1 M1 L1 T-2। तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? M1 L2 T-2। ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। एक बात देखो, टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, और आपके सामने टॉर्क का फॉर्मूला। आप ये देखो यहां पर कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या वर्क के बराबर ही आ गया क्या? देखो इसको याद करना, M1 L2 T-2। इधर देखो एनर्जी का,
m1l2t-2 वर्क का m1l2t-2। इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चंस है। ये जेई मेंस में भी आया हुआ है, पहले AIEEE होती थी वहां पर भी आया हुआ है, और उसके साथ ही साथ ये आपका आया हुआ है कहां पे? नीट के अंदर भी आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद करना। इसका एक और है, एक इसका सेंटेंस बनता है, क्या यहां पे स्टेटमेंट बनता है कि टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensional फॉर्मूला। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन वन physical quantity have two different dimensional फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी का दो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता इसका ये भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, अदर दूसरा भी कोई हो गया, नहीं। लेकिन टॉर्क का और वर्क का तो सेम हो गया ना, तो ये सेम हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। फिर है हमारे पास इसके आगे, टॉर्क के आगे डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स लगा है और वो लगातार फोर्स लगाए जा रहे हो आप, तो वो कितने ड्यूरेशन तक लग रहा है। आपने ये लिया और फोर्स टक से फोर्स लगा दिया, एक तो ऐसे, एक आपने फोर्स लगा रहे हो और इसको लगातार दबाए रखा है, दोनों डिफरेंस है ना। तो उस फोर्स का इंपैक्ट अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आपका पैर है, एक बाइक वाला आया और आपके पैर के ऊपर से बाइक निकाल दी, एक तो ये, तो आपके दर्द हुआ लेकिन वो होके निकल गया। लेकिन एक आया बाइक वाला, आपके पैर के ऊपर बाइक उसने टायर चढ़ा दिया और वहीं रोक दिया, वहीं ब्रेक लगा दिए या लग गए गलती से, अब आपका पैर लगातार पीड़ा देगा, लगातार दर्द करेगा। उस कंडीशन को इंपल्स बोलते हैं, ये वाला। तो यहां पे क्या हो गया? फोर्स क्या है? m1 L1 T-2, ये फोर्स हो गया। T का क्या है? T1। सोल्व करोगे क्या बनेगा? m1 L1 T-1। ये T एक +1 है, ये -2 है, तो सोल्व करोगे हो जाएगा। तो m1 L1 T-1। ये किसकी क्वांटिटी थी? ये किसकी डायमेंशंस थी? ये थी आपका जो जो मोमेंटम था ना, मोमेंटम की भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही था। ये आपके सामने आ गया एक, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, आगे बात करते हैं। इंपल्स के बाद हम देख लेते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वो लगातार घूमते रहता है ऐसे सर्कुलर मोशन में, उसमें होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है वो आगे आएगा, हम वही बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस
वैसे ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगा, लेकिन आप वेलोसिटी से ध्यान में रखो, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, और वेलोसिटी क्या होता है L1 t माइनस वन अपॉन रेडियस। रेडियस एक तरीके की लेंथ होती है, तो आप लिख दोगे यहां पर L1, आगे सोल्व करोगे L की पावर तो 0 हो जाएगी, t की पावर -1, तो ये हो जाएगा t की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, या फिर इसको पूरा लिखते हो m0 L0 t की पावर -1। ये आपके सामने किसका एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास एक चीज और आएगी, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, या आप कह सकते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड, तो टाइम तो एक टाइम ही होता है, तो t 1 अपॉन टी हो गया। तो इसका सोल्व करोगे अगेन t की पावर -1, और आगे सोल्व करोगे m0 L0 t की पावर -1। आप अब देख सकते हो यहां से क्या 16 है 17, दोनों एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो फिर से अपनी जो बात प्रूव हो गई, जो हमने यहां पे लिखी हुई यहां पे टॉर्क वर्क एनर्जी इन सब के लिए, कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी का दो डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी नहीं हो सकता। दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। फिर हमारे पास यहां पर है इसके जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो अब यहां पर आपके सामने एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2πf। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये इस फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते हैं, f और फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πf। तो 2πf जब हो गया, इसको f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अदर रिप्रेजेंटेशन भी है, हमारे पास चैप्टर्स में आएगा जब देखेंगे, अभी 2πf से हो जाएगा। तो 2π जो है ना, ये नंबर, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इनकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। डायमेंशन किसकी होगी? सिर्फ इस f की होगी। तो f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना? -t⁻⁻1, या फिर m0 L0 t की पावर -1। तो इसका मतलब आपके सामने क्या आ गया? इसका मतलब ये आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों क्वांटिटी एक। अब एक चीज और, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों एक जैसा काम करते, इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एक ही क्वांटिटी है, इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को हम डेल्टा ओमेगा, जैसे v होता है ना, v को वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, ये ओमेगा सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम कंज्यूम होता है इसके अंदर, जो डेल्टा टी लिख दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी का आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला कितना? t⁻⁻1, और इसका हो गया अगेन t, ये t⁻⁻1 है और इसका t है, तो ये कितना हो गया? t⁻⁻2। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
m0 l0 t टू द पावर -2। ये इस तरीके से आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाता है। फिर है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। फिर अपने पास है इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये देखो। एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास यहां पर मोमेंटम इनटू रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप एंगुलर मोमेंटम बोलते हो। तो मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप यहां पर r से रिप्रेजेंट करते हैं हम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जैसे मान लो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, यहां से जो रेडियस है यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो यहां पर डायरेक्ट आपको रेडियस काम करेगा। तो कैसे होगा वो तो आगे आएगा, लेकिन अभी आपके लिए फॉर्मूला है एम वी आर। एम वी आर तो आपको पता है मास का क्या है, एम, वी का L1 T-1 और R का L1। तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, M1 L2 T-1। इस तरीके से आपके सामने ये इसका काम हो जाएगा, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये होता है आपके पास m r स्क्वायर या m l स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 2। जो इसका फॉर्मूला है सिमिलर ऐसा ही लगेगा आपको, लेकिन हम अगर पूरा इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें तो m1 l2 t की पावर -2। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आपके पास आ जाएगा, जैसे हम बात करें स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसा आपने देखा होगा प्रेशर का जो फॉर्मूला वो भी यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t-2 अपॉन एरिया। तो एरिया का क्या होता है, l की पावर 2। तो ये आपके सामने हो जाएगा m1 l-1 t की पावर -2, जस्ट लाइक अ प्रेशर। प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। तो चेंज इन लेंथ जो होता है ना वो भी लेंथ ही है, और ये भी लेंथ है। तो एल की पावर 1, एल की पावर 1, तो यहां पे पावर इसकी एल की कितनी हो जाएगी, 0। तो आप अगर इसको पूरे में लिखोगे m0 l0 t0, जब किसी की कोई पावर नहीं होती, सबकी पावर 0 हो जाती है ना, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। कोई डायमेंशन नहीं होने के कारण इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलेंगे हम डायमेंशन लेस। इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। और एक और बात, इसको हम जैसे स्ट्रेन होता है ना, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, इसकी यूनिट भी नहीं होती है, इसका डायमेंशन भी नहीं होता है,
तो इसको हम लिखेंगे डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस दोनों होता है। ये कौन? स्ट्रेन। स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेन होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कौन? स्ट्रेन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ गया, इसको ध्यान रखना। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हमेशा फॉर्मूले में ऊपर और नीचे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है ना, उसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होती है। ये याद रखो आप, सिंपल। तो यहां पर लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये डायमेंशन लेस हो गई, और इसकी यूनिट भी नहीं होती है, तो ये आपके सामने क्या हो गया? यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस हो गया। कुछ होंगे जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, तो उनको बोलेंगे डायमेंशन लेस। ये ऐसा है जिसकी यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। फिर हमारे पास है नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस। ये इलास्टिसिटी में होता है और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको पता है स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्रेस की याद हो, और नीचे स्ट्रेन। अब इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। स्ट्रेस का डायमेंशनल, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-1, सॉरी T-2 होता है। एरिया का L2 होता है, और स्ट्रेस का कुछ भी नहीं होता, m0 L0 T0 होता है। अब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? सोल्व करने पर आपके पास इसका बनेगा m1 L-1 T-2। इसका मतलब एक चीज और मिल गया आपको, कि आपने ये देखा था कि प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, इन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो क्या है? सेम है। तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो? सेम, इक्वल। ओके, तो मैंने आपको फिर से बताया था, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये आपके सामने इसका एक एग्जांपल आ चुका है। फिर अपने पास यहां पर एक टाइप का और फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन लेंथ, F अपॉन L। अब फोर्स क्या हो गया? फोर्स हो गया m1 L1 T-2, लेंथ L1 नीचे। ओके, सॉल्व करोगे m1 L0 T-2, तो ये किसका हो गया? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया। और हम देखते हैं इसके बाद 25 तो हो चुके हैं हमारे। फिर अपने पास देखो, अब हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? A। तो अब हम यहां पर देखेंगे चार्ज, चार्ज जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A1, टाइम का T1, तो ये हो जाएगा AT। आप AT भी लिख सकते हो, A1 T1 भी लिख सकते हो। ओके, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब करंट हमारे पास आ गया, तो इससे रिलेटेड हम और भी देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या? इसका होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को चार्ज से डिवाइड करने पर आपके पास पोटेंशियल आ जाता है। वर्क का पता है क्या? m1 L2 T-2, ये पता होना चाहिए वैसे। Q का A इंटू टी। अब इसको सॉल्व करके लिखोगे m1 L2 T
-3, 2 ये एक ऊपर चला जाएगा -3 और एक पावर -1। ये आपके सामने क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में हमारे पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ये होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में स्टडी किया है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर तो R इक्वल्स टू V अपॉन I रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब V का फॉर्मूला हमें यहां तो आपके सामने लिखा हुआ है, हमें जनरली इसका फॉर्मूला पता नहीं होता, तो कैसे काम में लेंगे, तो हम इसको काम में लेंगे W अपॉन Q I। अब आ गया। अब Q का हमें याद हो जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, या फिर हम Q को भी लिख सकते हैं W अपॉन I इंटू टी इंटू अगेन I। अब लिख दो, पहले वाले में लिख दो चाहे यहां लिख दो, एक ही बात है। W का क्या है, M1 L2 T-2 अपॉन A T इंटू A, ऐसे हो गया। AT किसका, चार्ज का है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, M1 L कितना 2, T कितना -3, A कितना -2। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। V अपॉन I, चार्ज अपॉन पोटेंशियल अपॉन करंट, ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो इसका इंपैक्ट आपको यहां पे नजर भी आ रहा है कि आपके सामने क्या है, ये है। अब हमें यहां पर और क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद हम थोड़े थर्मल के, ये कैपेसिटेंस के भी देख लेते हैं, थर्मल के भी देखेंगे। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन वोल्टेज Q अपॉन V, और V का हमें पता नहीं है तो W डिवाइडेड बाय Q, या फिर आप लिख सकते हो Q स्क्वायर अपॉन W। तो Q का क्या हो जाएगा, A इंटू टी का स्क्वायर अपॉन ये M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। फिर इसके बाद हम बात करेंगे M1 कितना है, M1 L, M1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, L ऊपर तो ये माइनस हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, देखो ऊपर T की पावर 2 है, नीचे -2 है, तो ये भी ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी T की पावर 4, और A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ये आपके सामने किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस के बाद हमारे पास है कुछ, हम टेम्परेचर के बारे में बात कर ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ। तो इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन एल, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। और तो टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर का फॉर्मूला है के, इसको रिप्रेजेंटेशन के होता है, या थीटा भी लिख सकते हो, और लेंथ का लिख सकते हो एल, तो ये हो जाता है के की पावर 1 एल की पावर 1। और वैसे एमएलटी -1 है ये एल की पावर, और एमएलटी की फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा m की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0 के की पावर 1। ये आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। टेम्परेचर ग्रेडियंट के बाद हमारे पास एक और टर्म है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो क्या, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है क्या, इसका होता है W अपॉन V। C क्या होता है, C इज ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड का मतलब L1 T-1, और नीचे स्पीड है ये भी L1 T-1, तो दोनों क्या एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा
M0 L0 TB0। तो ये क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस ये दोनों हो जाता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इस तरीके से आपको देखना है इसे। फिर हमारे पास है एक, हम बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की भी लेंथ होती है, तो ये भी L से रिप्रेजेंट होगा। रेडियस भी लेंथ होती है, तो ये भी क्या है, M0 L0 T0। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये एक तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस तो हो गया। ये डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है रेडियन। तो ये यूनिटलेस नहीं है, ये एंगल है ना, ये यूनिटलेस नहीं है, डायमेंशनलेस ओनली। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर, तो हम बात कर सकते हैं सॉलिड एंगल की। कि सॉलिड एंगल क्या होगा, वो होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया की डायमेंशन क्या हो गई, एल की पावर 2 में, ये होगा एल स्क्वायर। बात एक ही है, इसमें भी एल स्क्वायर है, इसमें भी एल स्क्वायर है, तो ये भी M0 L0 T की पावर 0। तो ये भी डायमेंशनलेस है, लेकिन इसकी भी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिटलेस नहीं है, लेकिन डायमेंशनलेस है ये भी, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर है हमारे पास एक और है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या, G। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, क्या इसका फॉर्मूला पता है आपको? हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें पता है क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल G M1 M2 R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो यहां से हम G का फॉर्मूला इसमें से ही लिख लेंगे। तो G इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस R को इधर ले आओ, तो ये बनेगा F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। क्या आपको फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? यस। R डिस्टेंस है, पता है? यस। M मास है, यस। M2 मास है, यस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 L1 T-2। ये क्या है, ये फोर्स है। फिर L स्क्वायर, फिर M1 अगेन M1, ऐसे। अब यहां पे हम ब्रैकेट लगाए नहीं लगाए इतना फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में सोल्व करके लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए m की पावर 1 यहां पर है, नीचे है, तो ये m की पावर -1, l की पावर 1 यहां पर है, 2 यहां पर, तो l की पावर 3 और पावर -2। इस तरीके से आपके सामने हो गया कौन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब हम और आगे बात करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है अपने पास। अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट का हमारे पास एक इस तरीके से फॉर्मूला है, एनर्जी टू H न्यू, या आप लिख सकते हैं HF। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, E का मतलब एनर्जी, तो H का आएगा कि नहीं आएगा यहां से, H इज इक्वल्स टू E अपॉन F। E का क्या होता है, M1 L2 T -2 अपॉन
एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? टी की पावर -1 होता है। अब आप इनका लिख दो, क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 L2 टी की पावर -3। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया है ना? क्या है? m1 L1, नहीं -3 नहीं आएगा, ये -2 है, ये -1 है, ये -1 ऊपर जाके ऐड होगा तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा -1 ऐसे, m1 L2 टी की पावर -1 ऐसे बनेगा प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा क्या इसमें ये ऐसा ध्यान रखने का होता है कैलकुलेशन के टाइम पे। फिर अपने पास एक कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू के टी। वैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है और एनआर का मतलब हो जाता है। तो यहां पर आपके सामने क्या आएगा? के का फॉर्मूला फिर से अगेन K इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन टी। पीवी का मतलब क्या? पीवी, तो K का फॉर्मूला हो गया पीवी अपॉन टी। P का मतलब प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम अपॉन टी। अब लिखो, यहां पे पता नहीं चल रहा, यहां पे अब पता चल रहा है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? m1 L1 T -1, V का L की पावर 3 हो गया। फिर हमारे पास क्या है? ये आगे L स्क्वायर टी की पावर टी, टी नहीं है, ये टी नहीं है, ये टी क्या कौन सा है? केल्विन वाला है, टेम्परेचर वाला है ये ध्यान रखना। टेम्परेचर वाला अगर है तो अब इसको सोल्व कर दो, कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? m की पावर कितना है? 1 है, L की पावर 1, ये 3 4 हो गई, ये 2 नीचे है तो ये 2 बचेगा। m की पावर 1, L की पावर 2 बचेगा, t की पावर -2, ये t कौन सा? टाइम वाला t है, ध्यान रखना, ओके। और ये केल्विन की पावर -1, ये आपके पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बाद में हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब किसी भी कोई जो लिक्विड होता है ना, वो कितना ज्यादा फ्लो करेगा। जैसे पानी है, ज्यादा फ्लो करता है, आपके पास पानी के ऑयल जो होते हैं थोड़े कम फ्लो करते हैं, और जो हनी होता है वो और कम फ्लो करता है। तो हनी का जो कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है, और इनका पानी का इनका कोफिशिएंट कम होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला वो विस्कस फोर्स की तरह होता है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखना होगा हमें, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स F इज इक्वल ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ये, ठीक है। ईटा A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा V क्या है? चेंज। अब इनका देखो नाम ध्यान में रखना, ये है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? यह है चेंज इन लेंथ या डेप्थ। तो डेप्थ भी तो लेंथ ही होता है, ए फॉर एरिया, और ये आपका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ अपॉन ए। इसको इधर रख लिया एफ अपॉन ए, और इधर रख, ये देखो ध्यान रखना, ये वाला जो V है ना, ये किसका V है? ये वाला, ये है वॉल्यूम का। ये P किसका है? प्रेशर का। और ये T टेम्परेचर है। यहां पर डेल्टा V चेंज इन V फॉर वेलोसिटी, और ये चेंज इन लेंथ। तो अब चेंज इन वेलोसिटी और लेंथ का पता चलते ही
आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। यहां पर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, आपको रखना है फॉर्मूले, वो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको। ओके, आप अभी यहां पे ये समझने मत लगो कि भाई ये फॉर्मूला कहां से आए, ये आएंगे एक एक करके, जब आएंगे तब आपको और भी अच्छे से पता चलेगा इन चीजों का। तो ये f की वैल्यू m1 L1 t की पावर -2 डेल्टा z L अपॉन a L स्क्वायर अपॉन डेल्टा, ये जो डेल्टा v है ना, डेल्टा v का मतलब वेलोसिटी, L1 t की पावर -1, ये आपके सामने हो गया। अगर यहां पे है आपके सामने तो लिख दो m की पावर 1, L की पावर कितना, L की पावर देखो एक तो L ये है, एक ये है, और एक नीचे दो ये और गए, कट गए ये तो, अब ये -1 बचा यहां से -1, और t की पावर कितना, -1 ये, -2 ये और -1 ये, तो ये -1 के बराबर बच रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। m की पावर 1, L की पावर -1, t की पावर -1, ये आपके सामने है। फिर अपने पास यहां पर इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये Q इज इक्वल्स टू C N इंटू डेल्टा T, C N इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, ये है चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, ये है एनर्जी, और C क्या है, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये भी थोड़ा और बाइफरकेट भी करते हैं इसको आगे जाके, लेकिन अभी हमें इतना सा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे C का फॉर्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू आ जाता है आपके पास Q अपॉन N डेल्टा T। Q क्या है, Q एनर्जी है, तो M1 L2 T-2, N मोल है, मोल, क्योंकि जो आता है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो यहां पे काम में आया है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक करंट काम में ले लिया था, अभी यहां पर हमने टेम्परेचर वगैरह भी काम में ले लिया कुछ में, ओके। तो अभी हमारे पास कौन सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब काम में आया, मोल, जो हम लास्ट में लिख रहे थे 6th नंबर पे वो, और ये क्या है, ये तो K है केल्विन। इसको सॉल्व करके यहां पे लिख दे, हम यहां पर भी लिख सकते हो, क्या देखो m की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, L की पावर 2 आएगी, T की पावर -2 आएगी। अब देखो मोल की पावर -1 आएगी, और टेम्परेचर की पावर भी -1 आएगी। इस वाले डायमेंशनल फॉर्मूला में 4 क्वांटिटीज नहीं है, 5 क्वांटिटीज है, 5 अलग अलग क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर ये हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, और सारे हो चुके हमारे क्वेश्चंस। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का बहुत पहले ही हो गया था। फिर हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये कर लिया हमने, बहुत इजी है। डायमेंशन ऑफ वर्क, ये बहुत इजी है। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम कर चुके हैं इसको भी। फिर है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम करके। फिर है पावर, वर्क अपॉन टाइम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल्स टू F R स्क्वायर अपॉन M1 M2 वाले फॉर्मूला यूज करके किया था। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, Q इक्वल्स टू I इंटू ए को यूज करके किया था, सॉरी I इंटू ए नहीं, I इंटू टी को यूज किया था हमने, ओके ध्यान रखना। फिर हमारे पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q को यूज किया था हमने। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में R इक्वल्स टू V अपॉन I, और V को W अपॉन Q इंटू I। अब Q का रख दो, I का रख दो, W का रख दो, सब कुछ रखा था और कैलकुलेट किया था। फिर है डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये फिर से कॉपी होके आ गया। तो इतना हमने किया है। अब इसमें देखो हमें ध्यान ये रखना है कि कितने सारी क्वांटिटी हमने की है। एक भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है क्या? आपको याद करने की जरूरत है किनको? ये जो बेसिक छोटी छोटी जो 5 क्वांटिटी है ना, ये याद कर लो आप। छोटी छोटी कौन कौन सी? स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, बस। इसके आगे तो अपने आप फॉर्मूला से निकल रही है और ये फॉर्मूला आपके आगे आएंगे, अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आगे अपने आप आएंगे। ये क्या है? डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर पावर, टॉर्क। टॉर्क का आपने जब कैलकुलेट किया तो आपको क्या पता चला कि टॉर्क, वर्क, एनर्जी, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसका मतलब टू और मोर, 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी का 2 अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, सेम हो सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले 2 नहीं हो सकते। फिर इंपल्स, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, सरफेस टेंशन, चार्ज, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी के आगे चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सारे आपके अभी क्वेश्चंस में देखे थे। कैपेसिटेंस, ये एक्स्ट्रा आ गया। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, सॉलिड एंगल, ये अपनी जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, ये वो है। ये दोनों ही डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आपने बहुत शानदार तरीके से किया है। कितना इजी सी फॉर्मूला यूज करके आपने जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। फिर प्लैंक कांस्टेंट जो आएगा, आपके सारे सब आएंगे आगे आने वाले टाइम में। अभी आपको अगर ये थोड़ा दिक्कत नजर आती है तो भी आगे पक्का आपके बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से होंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला चैप्टर एक बार पहले स्टडी करना, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं ऐसे इंट्रोडक्टरी पार्ट। जब पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद इसके क्वेश्चंस फिर से करोगे ना, तब आपके इसके क्वेश्चन आपको जस्ट लाइक हलवा लगेंगे। तो बहुत ही इजी है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये सारे आपने यहां पर बहुत अच्छे से किए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, और ये मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और वहां पर हम बहुत शानदार तरीके से इसको चैप्टर को और आगे बढ़ाने वाले हैं। वहां पर हम इसके जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। आज हमने देखा था कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट नजर आता है, कुछ लगता है, आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको फिर से उस डाउट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ेगी एक छोटा वीडियो बना दूंगा, आपका डाउट कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।